Hello to all, please subscribe the channel and press bell icon for more video updates. Today is 7 September of 2020 and it's a Monday today. चलिए आज अपन एनालिसिस शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन आर 247 या डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक से कर सकते हैं, जहां आपको सारे PDF नोट जैसे आज के, जैसे हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में बात करेंगे, NGO के बारे में बात करेंगे, DGCA के बारे में बात करेंगे, तो उसके सारे ये PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको शाम को कहते कुछ क्विज टाइप के भी मिलेंगे क्वेश्चन, जहाँ पे आप आंसर करके अब आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्या कहते हैं जीके में आप जीएस कितने आपके सही हो रहे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे चेक कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आज इन लोगों के साथ, ये लोगो आप देख लीजिए, ये लोगो है और क्या कहते हैं क्वेश्चन आर डालेंगे तो इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या क्वेश्चन आर 247 डाल सकते हैं। क्वेश्चन आर 247 ये आप डालेंगे टेलीग्राम पे तो क्या कहते हैं आपको चैनल मिल जाएगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं इन नोट्स के लिए। चलिए आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट सस्पेंड FCRA क्लियरेंस ऑफ 4 क्रिश्चियन ग्रुप्स। कि गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत सस्पेंड किया गया है 6 NGOs को, जिसमें से 4 जो NGOs हैं वो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं, जहाँ जिसमें जो कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो पहले NGO को अप्रूव कराना पड़ता है, तो उसके बाद ही आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉरेन डोनेशंस आप ले सकते हैं। तो ये US बेस्ड डोनर एजेंसी थी, ऑल्सो अंडर होम मिनिस्ट्री स्कैनर। जो US बेस्ड डोनर एजेंसी थी वो इन क्या कहते हैं जो NGOs में डोनेट कर रही थी, एज ए होम मिनिस्टर की स्कैनर ने कहा है। इसमें माना गया है कि आउट ऑफ द 6 NGOs थे whose license under the Foreign Contribution Regulation Act was suspended, यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें से 4 जो थे वो क्रिश्चियन एसोसिएशन के थे। ये FCRA जो होता है, FCRA लाइसेंस इज मैंडेटरी फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव फॉरेन फंड। कि कहते हैं ये मैंडेटरी होता है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉरेन फंड्स, फॉरेन से क्या कहते हैं डोनेशंस लेने के, फंड्स लेने के लिए ये ज़रूरी होता है। At least 2 US-based Christian donors are also under the ministry's scanner for funding NGOs and groups here, a senior government official said। कि ऐसा कहा गया कि 2 ऐसे US-based क्रिश्चियन डोनर थे जो कहते फंडिंग प्रोवाइड कर रहे थे इन NGOs को और जो डोनेशंस दे रहे थे, उनके ऊपर चेक है कि वो कहाँ पे और फंडिंग दे रहे हैं। ये चेकिंग अभी चल रही है कि जो इंडिया में वो फंडिंग और कहीं तो नहीं दे रहे। तो इसमें ये लिखा है कि अंडर द लिंक्स अ टोटल ऑफ 22,457 NGOs क्या कहते हैं चेक किए गए थे। प्रेजेंट रजिस्टर इस वक्त प्रेजेंट है, रजिस्टर्ड है FCRA के तहत, और उसमें से लाइसेंस ऑफ 20,674 हैव बीन कैंसिल्ड। सिर्फ इस वक्त 6,702 ही हैं जो आर डीम टू हैव एक्सपायर्ड, और 6,702 से उसमें से थे 20,000 में जिनका लाइसेंस एक्सपायर्ड कर चुका है। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं FCRA होता क्या है। FCRA को, ये FCRA जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसको अलग से देख लेते हैं हम लोग। GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA जो 2010 था, उसमें फॉरेन फंडिंग ऑफ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रेगुलेटेड अंडर FCRA। जो फॉरेन कंट्री होती है ये, दिस एक्ट इंश्योर दैट द रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो हो रही हैं स्टेटेड पर्पस फॉर विच सच कंट्रीब्यूशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। कि एक पर्पस और एक स्टेटेड जिसको बताया जाए गवर्नमेंट को कि किस पर्पस के लिए फंडिंग हुई है, ये FCRA चेक करता है। अंडर द एक्ट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ एवरी 5 ईयर्स। कहते हैं कि जो NGOs हैं उनको रजिस्टर करना होगा। NGOs और कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है जो फंडिंग बाहर से ले रहे हैं उनको हर साल 5 साल में कहते हैं यहाँ रजिस्टर कराना होता है FCRA के, नहीं तो उनकी फंडिंग रोक दी जाएगी, ऐसा FCRA में है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। चलिए अब देख लेते हैं NGO को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये क्या होते हैं। वर्ल्ड वाइड द NGO टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब अ बॉडी जो नाइदर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होती है, ना कोई फॉर प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, ना कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ना कोई गवर्नमेंट बॉडी होती है। ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स होती है जो इन्वॉल्व होते हैं वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे चैरिटेबल वर्क के लिए, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और अदर इंटरेस्ट वर्क के लिए जो वर्क करते हैं जो ग्रुप्स। NGOs आर हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम एट द ग्रास रूट्स। कि NGOs की जो स्कीम्स होती हैं वो हेल्प करती हैं गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं वो जो लोकल लेवल में इनको इम्प्लीमेंट करने की गवर्नमेंट स्कीम ये वर्क करती हैं।
NGOs कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द प्लेथरा एक्ट, जैसे इंडियन सोसाइटीज एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, वैसे रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1863, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इन एक्ट के तहत कहते हैं इन्हें रजिस्टर कराया जा सकता है NGOs को। इस वक्त इंडिया में काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव NGOs है पूरी दुनिया में। एक कहते हैं स्टडी में आया गया था, नंबर ऑफ NGOs इन 2009 वॉज 33 लाख। कहते हैं कि ऐसा माना गया था कि एक स्टडी हुई थी गवर्नमेंट द्वारा, उसमें पाया गया था कि 33 लाख NGOs इस 2009 तक थे। तो अब तो 2020 चल रहा है, तो काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ होगा NGOs में। अच्छी भी वर्क है, NGOs अच्छा वर्क भी करते हैं। ये मिनिस्ट्री सच एज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो प्रोवाइड फंडिंग टू NGOs की, फंडिंग भी प्रोवाइड करती है कुछ NGOs को। और कुछ NGOs ऐसे भी हैं जो इनमें फंडिंग अब्रॉड से आती है, बाहर से भी आती है, तो उनकी जो फंडिंग आती है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के तहत चेक की जाती है। विदाउट दिस नो NGO कैन रिसीव कैश और एनीथिंग ऑफ वैल्यू हायर देन 25,000। इसके बिना FCRA के बिना कोई भी फंडिंग 25,000 से ऊपर नहीं हो सकती इन NGOs में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है DGCA मूव्स फॉर्मूला ऑन रिफंड फॉर कैंसल फ्लाइट। कि कहते हैं उन्होंने एक फॉर्मूला मूव किया है जिसमें वो रिफंड होगी जो कैंसिल फ्लाइट है। DGCA ने ऐसा कहा, एयर पैसेंजर हैव अ लेजिटिमेट राइट टू गेट फुल रिफंड ऑफ देयर टिकट कैंसिल। कि जो एयर पैसेंजर्स होते हैं उनको पूरा रिफंड मिलना चाहिए। अगर कोई फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो टिकट कैंसिल करने पड़े तो उसके कारण क्या कहते हैं उन्हें पूरी फंडिंग मिलनी चाहिए। जैसे हम देखा था कि नेशनल लॉकडाउन के कारण लोग पहले से काफ़ी टिकट करा रखे थे एयर फ्लाइट्स का, तो उनकी कोई फंडिंग में नहीं मिली। नेशनल लॉकडाउन के समय जो कहते हैं फ़्लाइट कैंसिल हुई तो उसमें कुछ नहीं मिला। तो ऐसा DGCA ने कहा है, हैज़ टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट, कहा है कि एक इनवॉलेंट्री क्रेडिट शेल होना चाहिए जिसमें एयरलाइंस चेक किया जाए और वॉलेशन ना हो एविएशन लॉ पॉलिसी का, और क्या कहते हैं जो सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफ़िल किया जाए, और जो पैसेंजर्स हैं अगर कैंसिल होती है फ़्लाइट तो उनको फुल रिफंड मिलना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट आता है DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जिसे एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 के द्वारा बनाया गया था। ये डायरेक्टर जो चेक करता है, इन्वेस्टिगेट करता है एविएशन एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स को। ये इसका हेडक्वार्टर सी एरोबिंडो मार्ग अपोजिट टू साउदर्न एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिप्लेस द ऑर्गेनाइजेशन विद द सिविल एविएशन अथॉरिटी। ये कहते हैं गवर्नमेंट प्रैक्टिस कर रहा है कि कहते हैं जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है CA है उसको रिप्लेस करके ये लाया जाए DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये क्या कहते हैं अमेरिकन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत इसे बनाया गया, उसी के मॉडल, उसी का जो मॉडल था उसके तहत इसे बनाया गया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है NCB क्वेश्चन रिया फॉर 6 आवर्स। इसमें कंटेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं, NCB इंपॉर्टेंट है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986 से बनाया गया था। नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत एक एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर वर्क करती है। नेशनल पॉलिसी ऑन क्या कहते हैं जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 47। जो आर्टिकल 47 कॉन्स्टिट्यूशन का वो डायरेक्ट करता है कि स्टेट टू इंडिवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन। कि जो नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं उनको, या जो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए जो यूज़ नहीं होते, जो दवाइयाँ जिनको ड्रग्स के रूप में यूज़ किया जाता है जो इंजीरियस होती है हेल्थ के लिए, उनको स्टेट रोके, उनको प्रोहिबिट करे, स्टेट में फैलने ना दे, लोग यूज़ ना कर पाए, तो इस पर्पज़ में वर्क करना चाहिए। तो ये होता है आर्टिकल 47 कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिफाइन करता है। ड्रग अब्यूज़ इज द कंट्रोल ऑफ कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ड्रग अब्यूज़ कंट्रोल होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। नार्कोटिक ड्रग्स एंड सब्सटेंस सेक्शन एक्ट 1985, ये जो एक्ट है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ये प्रोवाइड करता है पेनल्टी ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम यूज ऑफ इलीगल ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स। जो इलीगल ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स का उनको पेनल्टी और उनको पनिशमेंट मिला, उन्हें कहते हैं इसका मेन मोटिव है। दिस एक्ट मेड एन एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूइंग सेंट्रल अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर्स एंड फंक्शन। क्या कहते हैं कि ये एक्ट ये भी करता है कि एक्सप्रेस प्रोविजन जो सेंट्रल अथॉरिटी है उनको प्रोविजंस मिलता है कि वो पावर अपनी पावर एक्सरसाइज कर सके, फंक्शन कर सके इन मैटर्स में, और कहते हैं एक्शन ले सके। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है इंडिया ईरान डिस्कस अफगान पीस प्रोसेस। की इंडिया ईरान के बीच में जो अफगान पीस प्रोसेस है उसके बारे में बात की गई है।
जैसे राजनाथ सिंह इससे पहले एससीओ गए थे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीट में। तो उसके बाद जब वो लौट रहे थे तो वो ईरान भी गए वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर से मिले। तो उन्होंने वहाँ के जनरल आमिर हतामी से मिलाए, तेहरान में मिले हो। तो उसमें क्या कहते हैं, अफगान पीस प्रोसेस के बारे में बात की गई है। तो वो जब वहाँ पे गए थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग देख लेते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और जो इंडिया चाइना की जो डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीट हुई है एससीओ में, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जो इंडिया चाइना डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीट एससीओ, जीएस पेपर टू रीजनल ग्रुपिंग्स। ये न्यूज़ इसलिए कि जैसे हमने देखा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफेंस मिनिस्टर दोनों कंट्रीज़ के गए थे मॉस्को में। तो क्या कहते हैं, बात हुई है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो ऐसे इसमें बात की गई। इस मीट का ये सिग्निफिकेंस क्या था कि द फर्स्ट हाई लेवल पॉलिटिकल फेस टू फेस मीटिंग, कि एक फर्स्ट हाई लेवल जो सबसे ज़्यादा, इससे पहले दोनों कंट्रीज़ के इतना ज़्यादा स्टैंड ऑफ हो गया लेकिन दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस मिनिस्टर नहीं मिले थे। तो पहली ऐसी टॉक थी जो दोनों कंट्रीज़ के हाई पॉलिटिकल फेसेस मिले थे। जैसे हमने देखा कि इंडिया चाइनीज़ आर्मी दोनों अभी पैंगोंग टिसू में, गलवान वैली में कुछ दिन पहले क्या कहते हैं, दोनों जगह स्टैंड ऑफ फिर से हुआ था। तो एक्शन देखा गया कि पैंगोंग टिसू में कुछ जगह पे चाइनीज़ आर्मी इंडिया में घुस आई है। तो उस पर बात हुई है कि चाइना अपोज टू एनी इंडियन कंस्ट्रक्शन इन द एरिया, कि चाइना अपोज कर रहा है कि वो भी इंडियन कंस्ट्रक्शन उस एरिया में ना हो, गलवान एरिया में कोई ना हो। जैसे हमने देखा था कि बिगेस्ट हैश पॉइंट ऑफ द 1962 वॉर, इससे पहले 1962 वॉर भी इसी कारण हुआ था कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इंडिया का स्टेटमेंट एट एससीओ क्या था, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, कि इंडिया चाहता है कि एक पीस, स्टेबल और सिक्योर रीजन रहे एससीओ मेंबर स्टेट्स के बीच में। प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, की प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी रहे रीजन में। ऑन द रीजनल सिचुएशन, इंडिया ने ये भी एक्सप्रेस किया है कि सिक्योरिटी सिचुएशन इन अफगानिस्तान, जैसे जो सिक्योरिटी सिचुएशन है अफगानिस्तान में, उनको इम्प्रूव करना चाहिए सारे मेंबर स्टेट्स को मिलकर। ये कंसीव किया गया था 2005 में और एक्शन में लाया गया था 2017 में डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा। वे फॉरवर्ड ये क्या हो सकता है कि अप्रैल 2020 में जैसे हमने देखा कि इंडिया चाइना कंप्लीटेड है, इनके बीच में 70 साल का डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो चुका है। अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो प्रेसीरियस, और रिसेंट डेज में ऐसा माना जा रहा है कि और ये ख़राब हो सकती है। तो इसलिए इंडिया की पहली प्रायोरिटी होगी कि ये जो स्टेटस को एंटिव है, दोनों बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन 70 साल से चला रहा है, तो उसको फिर से कंट्रोल करना और उसको फिर से वैसे ही बनाए रखना जैसे पहले था। चलिए अब देख लेते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अलग से। ये है, इसे बनाया गया था 2001 में, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। लेकिन एससीओ इज़ अ सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका फास्ट जोग्राफिक एक्सपेंस है और इम्पॉर्टेंट है सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन्स में। ये एक मेजर यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है। ये इसमें परमानेंट इंटर गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। इसके मेंबर स्टेट्स हैं, जैसे 8 मेंबर्स हैं, जैसे इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, जैसे अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। इंडिया ज्वाइन किया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को 2017 में, जब रशिया और चाइना ने उन्हें कहा था इंडिया एंट्री विद द एंट्री ऑफ पाकिस्तान। जब एंट्री ऑफ पाकिस्तान हुई थी उसी वक्त इंडिया की भी एंट्री एससीओ में हुई थी। इसके परमानेंट बॉडीज जो हैं, इसके पास 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं, जैसे एक हो गई एससीओ सेक्रेटरीट जो बीजिंग में चाइना में, एक है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स जो ताशकेंट में उज्बेकिस्तान। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इट हैज़ द कैपेसिटी टू काउंटर बैलेंस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये काउंटर बैलेंस कर सकता है जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसको। एससीओ के पास ये भी एक इन्वॉल्विंग मैंडेट विच जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन उनको भी कंट्रोल करने के लिए मैंडेट हो सकता है। चलिए अगली अगली न्यूज़ आती है, रिसर्च पेपर कॉल्स फॉर अ चेंज इन इंडियाज फॉरेस्ट पॉलिसी। कि डीजी फॉरेस्ट है, उन्होंने कहा कि रिसर्च पेपर ऐसे मांग करते हैं कि इंडिया की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसमें चेंजमेंट आना चाहिए। तो इसमें यही दिया गया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ने कहा, संजय कुमार जो, उन्होंने कहा कि रिसर्च पेपर ऐसा एडवोकेटेड करते हैं कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, जो सर्टिफिकेशन और पॉलिसी कैरेक्टर्स बाय रिस्टोरेशन की, रिस्टोरेशन, कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन इक्वली हर जगह होना चाहिए और फॉरेस्ट लगभग हर जगह होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो ये फ़ोटो दी गई है कान्हा नेशनल पार्क की, तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, स्टेट का नाम बताएं। कान्हा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, टुडे महाराष्ट्र असेंबली मानसून सेशन बिगिंस टुडे, की
दो दिन का महाराष्ट्र असेंबली सेशन होने वाला है, मानसून सेशन। तो वो आज से शुरू होना है। तो उसमें माना गया है कि अटेंडीज मस्ट गेट टेस्टेड फॉर कोविड-19। जो अटेंड करेंगे उसको वो कोविड-19 टेस्टेड हो, उनके पास रिपोर्ट होनी चाहिए कि नेगेटिव है वो। तो इसमें कहा गया कि जो मंडे को शुरू हो रहा है उसमें ये भी कुछ सिलेक्टेड एमएलएज या एमएलसीज को बुलाया जाएगा जिनके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होगा कि वो कोविड-19 नेगेटिव है। और इसमें कोई क्वेश्चन आर होगा, ना कोई बिल रिलेटेड कोविड-19 मेजर्स विल भी पास, कोई ऐसा कोई मेजर्स पास नहीं होंगे। सिर्फ इसमें वहाँ जाके मीटिंग होगी और कुछ इसमें होगा सिर्फ विल प्रेजेंट द सप्लीमेंट्री डिमांड्स की डिटेल्स एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर और अदर देन द लॉटेड इन द बजट स्पीच की जो बजट स्पीच में होता है उससे ज़्यादा जो हमें एक्स्ट्रा डिमांड्स है, सप्लीमेंट्री डिमांड्स, उसको कैसे फुलफिल करना है उसके बारे में बात होगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। Too close for comfort. India and China must lose no time in finding a diplomatic solution to the border dispute. क्या कहते हैं कि इसमें बताया गया है कि जैसे इंडिया और चाइना के बीच में 70 साल का डिप्लोमेटिक रिलेशन है। तो जैसे हमने देखा कि स्टैंड ऑफ्स के बाद उनकी क्या कहते हैं जो स्टेटस को क्वांटे था, अभी हम इस पर बात भी कर चुके हैं अभी कुछ देर पहले, जो जिसमें बात की थी एससीओ में, जहाँ पे मीट हुई है दोनों की, इंडिया चाइना पहली बार। दो मेन क्या कहते हैं पॉलिटिकल हाई पॉलिटिकल जो फेसेस थे वो मिले थे। तो उसमें यही इसमें पूरे में यही बताया गया कि कैसे वहाँ पे बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स हुए थे उनके बारे में बात की गई, जैसे कैसे चाइना के एक्शन ने वायलेशन किया है बायलैटरल एग्रीमेंट का, और क्या चाइना ने उनको क्या कहा इंडिया को कि किस इंडिया के स्टैंड के कारण उन्होंने ऐसा लिया। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि द मिस्टर जयशंकर भी कहते हैं वैंगी जो है एससीओ के जो फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ मिलेंगे 10 सितंबर को, और उनके बीच में बात होगी और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ढूंढने की बात होगी कि कैसे जो अभी कंडीशन चल रही है जो बॉर्डर्स पे उनको कैसे क्योर किया जाए। तो उस पर भी बात होगी। चलिए अगली एडिटोरियल देख। अगली न्यूज़ आती है मिक्स्ड मैसेजिंग कि इंडियाज एफर्ट टू अट्रैक्ट कैपिटल विल नॉट रिजल्ट इन अ फ्लड ऑफ एफडीआई। कि जो इंडिया का जो एफर्ट्स हैं जो कैपिटल को अट्रैक्ट करने का वो पूरी तरह से एफडीआई का पूरी तरह फ्लड नहीं लगा है। इन्वेस्टर्स सी पॉलिसी स्टेबिलिटी की इन्वेस्टर जो होते हैं वो पॉलिसी स्टेबिलिटी देखते हैं। तो जैसे हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लास्ट वीक कहा था कि इलेबरेटेड पिच्ड इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, कि उन्होंने कहा था कि जो इंडिया है वो एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है और कंपनियां जो हैं जो बाहर हैं वो कहते हैं इंडिया में कंपनीज लगाएं, फैक्ट्रीज लगाएं, जिससे इंडिया में स्टेटमेंट बढ़े, इंडिया में ट्रेड बढ़े, तो और कंडीशन इंडिया की इकोनॉमी इम्प्रूव करे। जो इस वक्त कोरोना कारण वीकेंड की गई है 23.9% का कहते हैं एक कॉन्ट्रैक्शन आया इकोनॉमी में, तो वह इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने बात की है। इस एडिटोरियल में ये कहा गया कि दिस टैग इज कंसिस्टेंट विद रीसेंट इनिशिएटिव, जैसे सप्लाई चेन सिनर्जी जो इकनॉमीज़ है जापान के साथ उनको कंट्रोल करना, यहाँ इकनॉमिक को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये सब वर्क कर गई है कि इकनॉमी को बढ़ाने के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट रिसेंट आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए इंडिया को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भी वर्क किया जा रहा है। लास्ट में इसमें कहा गया है कि attracting FDI into manufacturing will require the government to convince investors की FDI को कॉन्ट्रैक्ट अट्रैक्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट का होगा कि वो कैसे कन्विंस करते हैं इन्वेस्टर्स को, कैसे एक बैरियर फ्री ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ऑर्डर्स लाते हैं। चलिए अगली न्यूज़ आती है पॉलिसी लेसन्स इन तमिलनाडु लैंग्वेज फॉर्मूला। ये जो पॉलिसी लेसन्स हैं तमिलनाडु के लैंग्वेज फॉर्मूला में वो कैसे चेंज है। जैसे हमने देखा CN अनुद्रह ये आर्गूमेंट था कि ऑफिशियल लैंग्वेज शुड बी इक्विडेंट टू ऑल मल्टी लैंग्वेज सोसाइटी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो इक्वी डिस्टेंस हो हर मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में। तो उसमें यही पूरे में एडिटोरियल में बात की गई कि जो मेन स्ट्रीम अनुद्रय आर्गूमेंट था कि इंसिस्टिंग दैट ऑल द नेशनल लैंग्वेजेस शुड बी मेड ऑफिशियल लैंग्वेज, जो भी नेशनल लैंग्वेजेस है सबको ऑफिशियल लैंग्वेजेस मिलना चाहिए और इंग्लिश को एक कॉमन लिंक लैंग्वेज मिलना चाहिए, ना कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज। इसको भी इक्वी डिस्टेंस उतना ही मिलना चाहिए जितनी बाकी मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़ में मिलता है वैसे इसको भी मिलना चाहिए। क्या कहते थे क्योंकि इंग्लिश को फिट द बिल फॉर बोथ स्ट्रीम ऑफ हिंदी एंड तमिल, कि वो पूरी तरह से बिल को फिट करेगा हिंदी या तमिल को दोनों के। तो इसमें उन्होंने बात की गई। उन्होंने ये भी कहा कि गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन अनुद्रय वॉज अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, कि उन्होंने कहा कि जो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन होती है उनको ज़्यादा कहते हैं एडवांटेजेस मिलते हैं उनको, और क्या कहते हैं जो बाकी जो हिंदी को छोड़ के बाकी जो तमिल हो गई जो लैंग्वेजेस पीपल होते हैं जो बोलते हैं उनको इतना एडवांटेज नहीं मिलते, तो उनके साथ अनफेयर एडवांटेजेस होते हैं, अनफेयर होता है उनके साथ जो बाकी जो मल्टीलिंगुअल हमारे हैं
तो उसमें उनको लगा कि वो इनजस्टिस है। तो पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई कैसे जो पॉलिसी लेसन तमिल नाडु की लैंग्वेज में कैसे वो चेंज किए जा सकते हैं। लास्ट में इन्होंने यही लास्ट में एडिटोरियल में कहा गया है कि वर्किंग टूवर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ टू लैंग्वेज फॉर्मूला, कि अब ऐसी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि दो लैंग्वेज फॉर्मूला हो, हिंदी तमिल दोनों हो, और जितनी भी लैंग्वेजेस इंडिया में सबको एक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए। इंडिया को थ्रो लाइट नॉट ओनली ऑन एजुकेशन पॉलिसी बट ऑल्सो इन ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, कि सिर्फ इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी पर लाइट नहीं थ्रो करनी चाहिए, बाकी ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी पर भी लाइट थ्रो करनी चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब आता है फाइनेंसिंग इकोनॉमिक रिकवरी, कि रीजनली कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी विल हेल्प, कि इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट्स आर यूनाइटेड टू इंश्योर दैट एजुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड हो रहे हैं कि नहीं कोविड-19 को रिकवरी करने के लिए। तो इसमें इन्होंने इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन में कई कंट्रियाँ ऑलरेडी अडॉप्टेड फाइनेंसिंग प्लान्स की 3 की एरियाज में की टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ डिमिनिश फिस्कल स्पेस या डेब्ट वल्नरेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। इसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक स्केप जो है उसको भी लॉन्च किया है, फर्स्ट एवर रीजनल कन्वर्सेशन सीरीज बिल्डिंग बैक बेटर, की डिसीजन मेकर्स के लिए प्राइवेट सेक्टर्स और हेड ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज को कलेक्टिव इंसाइट प्रोवाइड करने के लिए कि जो हेल्थ में कारण दिक्कतें आ रही हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इस गैप को अलग से देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इसको अलग से हम लोग देख लेते हैं। इंटरनेशनल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रीजन स्केप, ये होता क्या है? जो स्केप होता है ये एक रीजनल डेवलपमेंट आर्म है यूनाइटेड नेशन का एशिया पैसिफिक रीजन में। ये 62 मेंबर स्टेट से बना है और इसका जोग्राफी स्कोप टर्की वेस्ट टू द पैसिफिक आइलैंड ऑफ किरबाती इन द ईस्ट और फ्रॉम द रशियन फेडरेशन इन द नॉर्थ टू द न्यूजीलैंड इन द साउथ कवर करता है। इस रीजन के लगभग 4.1 बिलियन लोग आते हैं, जो 2/3 होते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के। इसका फंक्शन क्या होता है? ये प्रमोट करता है रेगुलर एनालिसिस पीयर लर्निंग इन 7 करोड़ एरियाज ऑफ वर्क, ट्रांसलेट करता है फंडिंग्स इनटू पॉलिसी डायलॉग, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड गुड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, नॉलेज शेयरिंग, टेक्निकल असिस्टेंस मेंबर स्टेट्स को प्रोवाइड करता है। ये कन्वीनिंग पावर प्रोवाइड करता है कंट्रीज को टुगेदर टू एड्रेस इश्यूज थ्रू रीजनल कोऑपरेशन। ये उन इश्यूज पे भी देखता है जैसे इशू जो रीजन या मल्टी कंट्री इन्वॉल्वमेंट के हो या ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन द रीजन फेस के हो, ट्रांसबाउंडरिंग इन नेचर में हो, सेंसिटिव या इमर्जिंग नेचर के हों, उन पर भी ये डिसीजन लेता है। ये 53 मेंबर और 9 एसोसिएट मेंबर्स होते हैं एशिया पैसिफिक रीजन। ये देख सकते हैं आप, ये मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो स्केप के हैं यूनाइटेड नेशन के, वो मेंबर स्टेट्स ये सारे हैं, आप देख सकते हैं पूरा कवर करते हैं ये लोग। स्केप जो होता है, स्केप बना था 28 मार्च 1947 को, 73 ईयर्स पहले। इसका हेड क्वार्टर बैंकॉक में है। ये इसका लीगल एक्टिव है। ये इसका हेड एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कन्वेंशन इस वक्त हैं अमृता थाबिर अल्जाना। क्या कहते हैं इसके, ये याद रखें कि 1947 में बना था ये, इससे आप याद हो सकते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस भी 1947 को मिली थी। उस समय और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च हुए थे या फॉर्म किए गए थे वो भी आप याद कर सकते हैं, तो कभी आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी उनके ईयर की कब फॉर्म किए गए थे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।